हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है इसमें जीएफआर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है मतलब चूज़ करके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वही मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये जो बुक आती है एक इसकी स्वामीज़ की, तो उसके हैं, लेकिन उसमें से भी मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ के लिए। वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पेन का साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज़ डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात है वो किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, आर्टिकल 268 या आर्टिकल 269? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जो बात है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है इसकी बात आर्टिकल 261 में की गई है। ठीक है, 261 ये 267 का आप याद रखिएगा। इसमें बात करी गई है कंटीजेंसी फंड की, कंटीजेंसी फंड की बात करी गई है, मतलब आकस्मिक जो निधि होती है, आकस्मिक जो कोष होता है उसकी बात की गई है। 268 में जो है स्टाम्प फीस की बात करी गई है, स्टाम्प फीस। और 269 में इंटर स्टेट ट्रेड की बात की गई है, मतलब जो अंतर्राज्यीय व्यापार होते हैं उनकी बात की गई है कि केंद्र सरकार जो है शुल्क वगैरह यहाँ से वसूलेगी। ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रेड की बात की गई है 269 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड द बजट एलोकेशन। ठीक है, मतलब ये है जब एक्सपेंडिचर जो है जो मतलब बजट एलोकेशन है उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए जो है जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? अकाउंट ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर, हेड ऑफ ऑफिस या फिर असिस्टेंट इंचार्ज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग ऑफिसर जो हैं इसके जो हैं कौन होंगे? मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, अगर मान लीजिए बजट से ज़्यादा पैसा अगर खर्च होता है तो। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है जैसे अकाउंट ऑफिसर हैं ये सिर्फ इसका हिसाब किताब देखते हैं बजट का, और हेड ऑफ़ द ऑफिस जो होते हैं, जो कि ऑफिस होती है उसका हेड होता है एक। ठीक है, जो भी रीजनल क्वार्टर है उसका ऑफिस जो होता है उसका हेड होता है। और असिस्टेंट इंचार्ज वगैरह जो भी कोई ये डॉक्यूमेंट, ये मतलब कार्रवाई जो कागजी कार्रवाई हम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह की रहती है, उन्हें संभल के रखना, ये सब काम जो है असिस्टेंट इंचार्ज वगैरह करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू होम शुड ए रिपोर्ट रिगार्डिंग लॉस और शॉर्टेज ऑफ पब्लिक मनी डिपार्टमेंटल रेवेन्यू स्टाम्प ओपीएम स्टोर्स बी मेड बाई एनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा ये पाया जाता है कि जो भी मतलब पब्लिक मनी है, डिपार्टमेंटल रेवेन्यू है, स्टैम्प ओपीएम स्टोर्स वगैरह, इन सबकी कोई लॉस या शॉर्टेज पाई जाती है तो वो किसके लिए जो है रिपोर्ट करेगा? तो इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर या ऑल द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑल द अबव जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, सबके लिए जो है इनमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉनेटरी लिमिट ऑफ पेटी लॉसेस। पेटी लॉसेस की जो मतलब पेटी लॉसेस होती हैं उसकी क्या मॉनेटरी लिमिट है? विच नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। ठीक है, मतलब जो पेटी लॉसेस हो जाते हैं उनकी क्या एक लिमिट होती है कि जिससे मतलब उतने तक जो है नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ के लिए रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ₹10,000। ठीक है, ₹10,000 जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी 10,000 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये जीएफआर रूल 33 में ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। स्टेट द मॉनेटरी लिमिट अप टू विच एनी लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फायर, फ्लड etc कैन बी रिपोर्टेड बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। यानी इसमें ये कहा गया है कि क्या वो लिमिट है जिसमें लॉस जो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, फायर से, फ्लड से, ये जो है तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट दी जाएगी। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, 50,000 तक के लॉस का। ठीक है, इससे ज़्यादा का अगर होता है तो जो सीधे गवर्नमेंट को जो है इसकी सूचना दी जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा। व्हाट इज़ द मॉनेटरी लिमिट इन केस ऑफ थेफ्ट, फ्रॉड etc अबव विच द केस इज़ टू बी रिपोर्टेड टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इसके लिए कौन सा सही होगा इसका आंसर? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कौन सा सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 50,000 रुपये। मतलब जो फ्रॉड या थेफ्ट के मामले में जो लिमिट होगी, जो कोई पुलिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो एफआईआर वगैरह करानी होती है, तो वो 50,000 रुपये तक का जो नुकसान, मतलब 50,000 रुपये जो है, इससे अधिक का अगर कोई नुकसान बनता है, ठीक है, तो फिर जो है मामला पुलिस के पास जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर इज द रेलवे बजट इंक्लूडेड विद द जनरल बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर में रेलवे बजट जो है इंक्लूड कर दिया गया था जनरल बजट में, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। 2017-18 में जो है ऐसा जब से हुआ है, ठीक है। 1 फरवरी 2017 से जो है ये रेलवे बजट को जनरल बजट में इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रिपरेशंस फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ द बजट। तो बजट का जो सबमिशन है, फॉर्मुलेशन है, प्रिपरेशन है, ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 109 to 1110, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 112 से लेके 116 आर्टिकल तक, ठीक है। 109 से 110 जो है ये किसके बारे में होता है? ये जो मनी बिल्स जो आते हैं उनके बारे में है, ठीक है। जो मनी बिल्स हैं उनके बारे में होता है। और 117 आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल बिल्स के बारे में है ये, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब जो वित्तीय विधेयक जो आते हैं, फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है, ये उसके बारे में बताता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज़ कॉम्पिटेंट। कौन सी मिनिस्ट्री कॉम्पिटेंट है टू रिसीव गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसका जो है इजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें क्या आपको मेजर जो कंपोनेंट्स हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के वो आपको बताने हैं। इसका मतलब ये है कि टैक्स के अलावा जो है जो सरकार के पास मतलब रिसिप्ट, मतलब आय एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो भी उसकी जो है आय उसकी बनती है, इनकम जो बनती है नॉन टैक्स के अलावा, तो वो देखिए डिविडेंड भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, और ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस जो है फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं 11 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या बनता है? आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द एस्टिमेट्स फॉर बजटरी एलोकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हुज कंसल्टेशन इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द आउटकम बजट स्टेटमेंट। इसमें मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जब ये बजट मतलब ये फाइनलाइजेशन कर लेता है, ठीक है, आफ्टर फाइनलाइजेशन उसके बाद जो है आउटकम जो बजट का जो होता है, आउटकम बजट स्टेटमेंट, इसके लिए किसकी कंसल्टेशन की, हुज कंसल्टेशन नेसेसरी प्रिपेयर एन आउटकम बजट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आउटकम बजट स्टेटमेंट्स के लिए किसकी मतलब इसकी कंसल्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग या वाइस प्रेसिडेंट। तो कंसल्टेशन में आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका, नीति आयोग के इसमें जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सैंक्शन ग्रांट। जो ग्रांट सैंक्शन हुई है उसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिसबर्सिंग ऑफिसर, ऑल द अबव। तो जो जीएफआर जो है, जीएफआर का रूल 57 जो है इनकी हायरार्ची के बारे में बताता है और उन्हें कंसोलिडेटेड तरीके से इन सभी को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही जो है संयुक्त रूप से इसके बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 क्या कहता है? विच फॉर्म मेंटेन्ड बाई ए डीडीयू रिकॉर्ड्स ऑल एलोकेशन अंडर माइनर और सब हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफ ईच बिल। इसमें मतलब ये है कि जो डीडीयू है ये मेंटेन करता है, ठीक है, कौन सा फॉर्म जो है ये मेंटेन करता है जिसमें माइनर और सब हेड जो है, जो भी खर्चे वगैरह होते हैं अकाउंट्स के, ठीक है, उन बिलों के माइनर और सब हेड्स को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये करता है डीडीयू जीएफआर फॉर्म 5 के अंदर, ठीक है। जो जीएफआर फॉर्म 5 है, ये मतलब जीएफआर फॉर्म 5 जो है इसमें जो है ये एक तरीके से ये सारे जो हेड्स वगैरह हैं ये दिए होते हैं, मतलब ये एक्सपेंस जो जितने भी होते हैं उनको हेड्स वाइज दिखाता है ये, ठीक है, हेड वाइज एक्सपेंस जो है ये दिखाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो जीएफआर 1 वाला फॉर्म जो है ये मतलब एडिशनल एप्रोप्रिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और जीएफआर 3 जो होता है ये लायबिलिटी रजिस्टर होता है, लायबिलिटी रजिस्टर, ये लायबिलिटी रजिस्टर होता है, ठीक है। और ये जो जीएफआर 7 के लिए आप याद रखेंगे ये कंपाइलेशन सीट होती है, ठीक है। तो ये आप जो है याद रख सकते हैं, क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
हु विल मेंटेन द लाइबिलिटी रजिस्टर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लाइबिलिटी रजिस्टर। अभी मैंने कौन से में बताया था, GFR थर्ड के अंदर बताया था, ठीक है। GFR थर्ड में लाइबिलिटी रजिस्टर होता है फॉर अफेक्टिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये प्रॉपर कंट्रोल को मतलब जो एक्सपेंडिचर होगा उसको कंट्रोल करता है प्रॉपर तरीके से हो, मतलब ओवर ना हो एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना भी सैंक्शन है उतना ही एक्सपेंडिचर हो। तो इसमें जो लाइबिलिटी रजिस्टर एक बनता है तो कौन मेंटेन करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर करता है। और GFR 5 के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है। GFR 5 में जिसमें कि हेड वाइज जो है एक्सपेंडिचर वगैरह उसमें दिए होते हैं, तो वो करता है कौन, DDO मेंटेन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हु इज़ कॉम्पिटेंट फॉर अप्रूवल ऑफ एक्सिस एक्सपेंडिचर ओवर द अलॉटमेंट, ठीक है। मतलब एक्सिस एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको मतलब अप्रूवल जो करने के लिए जो है कौन जो कॉम्पिटेंट है, ठीक है, वो हमें बताना है। इसमें कौन कॉम्पिटेंट है अप्रूवल करने के लिए ओवर एक्सपेंडिचर के मामले में, एक्सेस एक्सपेंडिचर के मामले में, ठीक है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, अकाउंट ऑफिसर ऑफ द अकाउंट ऑफिसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें होगा चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी जो है ये कॉम्पिटेंट होगी अप्रूवल करने के लिए अगर एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है अलॉटमेंट से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें जो है ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। whose order is necessary to authorize any payment by the disbursing officer in excess of the funds placed at his disposal। देखिए क्या है, जब DDO को जो फंड जो है दिए गए, ठीक है, DDO को जो फंड दिया गया और मान लीजिए वो ख़त्म हो गए तो और जो खर्चा है वो उससे ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। तो उसके लिए जो है फिर इसका ऑथराइजेशन नेसेसरी है ज़्यादा खर्च करने के लिए, ठीक है। मतलब DDO के लिए जो फंड मिला था वो अगर खर्च हो जाता है उसके बाद में अगर उसके पास कोई एक्सपेंस आता है तो किसकी उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इसमें जो है कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू विच ही सबऑर्डिनेट, जिसका वो सबऑर्डिनेट है उसकी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो DDO की है उससे उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हु विल प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एवरी ईयर शोइंग द रिसिप्ट डिसबर्समेंट फॉर द ईयर सरप्लस और डेफिसिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंजेस इन द गवर्नमेंट लाइबिलिटीज एंड असेट्स, ठीक है। तो ये जो है कौन बनाता है इस अकाउंट्स के लिए, हु विल प्रिपेयर, तो इसमें क्या होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो यही बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट जो जनरल ऑफ अकाउंट जो है ये बनाता है इसका, ठीक। मतलब ये जो अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट के होते हैं, ये जो रिसिप्ट वगैरह और डिसबर्समेंट वगैरह के लिए शो करते हैं, ठीक है, ये जो अकाउंट जो होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिपोर्ट ऑफ द CAG अलॉन्ग विद अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विल बी सबमिटेड टू। देखिए अभी हमने क्या देखा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि CGA जो है रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। CGA क्या करता है, रिपोर्ट तैयार कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसे ऑडिट कौन करता है, C&AG इसे जो है ऑडिट करता है। और ये जो रिपोर्ट जो दी जाती है ये दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। आर्टिकल 151 में मतलब ये दिया गया है कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट है ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इस रिपोर्ट को देगी, उसके बाद ये रिपोर्ट जो है लोकसभा और राज्यसभा में आएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 19 क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी डिविजन्स आर अवेलेबल इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है इसमें कितने डिविजन्स हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए जो मतलब 1 ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। इसमें 2 डिवीजन्स हैं ओनली, ठीक है। कितने डिवीजन है, 2, इसमें 2 ही डिवीजन होते हैं इसमें कंसोलिडेटेड फंड में। एक उसमें होता है कौन सा, रेवेन्यू डिवीजन, और एक होता है इसमें कैपिटल डिवीजन, ठीक है। मतलब रेवेन्यू जो इसमें एक डिवीजन हो गया और एक हो गया इसमें कैपिटल डिवीजन। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें पब्लिक अकाउंट की बात की गई है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट जो कि आर्टिकल 266 के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें किस प्रकार के ट्रांजैक्शन रखे जाते हैं इसमें पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। रिलेटिंग टू डेब्ट, रिलेटिंग टू रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या कंटीजेंसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका जो 1 है वो सही होगा, रिलेटिंग टू डेब्ट। देखिए जो पब्लिक अकाउंट जो होता है इसमें क्या क्या रखा जाता है, जैसे इसमें प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है वो सरकार रखती है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो होता है। इसके अलावा कुछ जो स्मॉल सेविंग्स है, जो भी छोटी छोटी बचत की जो योजनाओं में जो भी मतलब आप देखते हैं जो भी जनता जो है पूरे
वो जो पब्लिक है ये काफ़ी स्मॉल सेविंग जो करती है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं उनमें सेविंग्स करती है, तो ये सारी जो है इसमें रखी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये पैसा जो है एक समय पे आके सरकार जो है मतलब गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए देगी। ठीक है, क्योंकि ये मतलब गवर्नमेंट के पास एक तरीके से लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, ये पैसा चुकाना पड़ेगा पब्लिक के लिए, तो इसीलिए जो है इसमें ये डेप्ट से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन इसका एक उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज़ ऑथोराइज्ड टू ओपन अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो जो है कौन ऑथराइज्ड है न्यू हेड ऑफ अकाउंट्स यूनियन एंड स्टेट्स में। ठीक है, तो मतलब जो यूनियन एंड स्टेट्स के जो अकाउंट्स हैं उनमें न्यू हेड ओपन करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, देखिए जीएफआर जो रूल है, जीएफआर का रूल 79 और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल जो है 150। ठीक है, ये बताता है कि जो कंट्रोलर मतलब जो सीजीए हैं, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइस पर जो है जो भी माइनर और मेजर हेड्स के लिए जो ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट के अंदर, तो ये सीजीए के पास ही पावर रहती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर इसका पहला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, वेयर आर द ऑब्जेक्ट हेड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन प्रिस्क्राइब्ड। देखिए जो ऑब्जेक्ट हेड्स जो दिए गए हैं, हमने एक पुराना वीडियो अपलोड किया था DFPR से संबंधित, उसमें मैंने आपको बताया भी था। रूल नंबर 8 जो है उसमें जो है काफ़ी ऑब्जेक्ट हेड्स दिए गए हैं, जैसे कि सैलरी है, सैलरी के अलावा मान लीजिए टीए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है, या फिर ऑफिस एक्सपेंस हो गया, कई तरीके के हेड्स जो हैं इसमें बताए गए हैं। रूल है 8 DFPR का। ठीक है, तो उसमें ये सब जो है बताया गया है। ठीक है, उसमें जो है जो मतलब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स है उसके रूल 8 में ये बात करी गई है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब यह है कि रेवेन्यू जो इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके अंतर्गत कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं आता है। ठीक है, वो इसमें बताना है। सैलरी, वेजेस, ओई, ग्रांट इन एड, ट्रैवल एक्सपेंसेस, एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ये जो है इसके अंडर नहीं आता। देखो टेंजिबल एसेट्स क्या है, जब भी जो गवर्नमेंट है ये टेंजिबल एसेट्स के लिए बाई करती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं या फिर उसे मतलब एक तरीके से बिल्ड करती है, बनाती है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसका जो टाइम होता है वो काफ़ी, इसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये किसके अंदर आ जाता है, फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है, इसीलिए इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करेंगे। टेंजिबल एसेट्स मतलब आप जैसे आप मान सकते हैं लैंड है, मशीनरी है या बिल्डिंग्स हैं, उन सब के लिए टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु प्रिपेयर्स एंड साइंस द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पर्टेनिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस। मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है इसके जो अकाउंट्स हैं उनका एप्रोप्रिएशन कौन करता है, तो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट इन द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री जो उसके रेस्पेक्टिव जो सेक्रेटरी होंगे वो उसके अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्टिफाइड एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट शैल बी सबमिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू द। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, किसके लिए ये रिपोर्ट दी जाएगी, सबमिट की जाएगी, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, प्रेसिडेंट के लिए दी जाएगी। और ये कहाँ बताया गया है, मैंने फिर बताया था आर्टिकल 151 के 1 में ये बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट इन टर्म ऑफ GFR। GFR में पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट है, ये क्या है। ठीक है, तो GFR की अगर हम बात करें तो GFR 96 में ये बात बताई गई है, ये पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में कहता है GFR
कि ये जो है एक एन अकाउंट है टू क्रेडिट रिसिप्ट एंड इफेक्ट विड्रॉल वाई डेजिग्नेटेड ऑफिसर। मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए भी जो पैसा दिया गया है वो उसमें जमा करने या फिर उससे विड्रॉल करने के लिए एक उसे फैसिलिटी दी जाती है जो भी उसके मतलब पावर के अंडर में है, और उससे जो है उसके नेम पर या फिर उसकी पोस्ट जो है मतलब उसको जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के लिए पैसा दिया गया है कि जो उसके लिए वो पैसा उस खाते में से निकाल सकता है, उसमें जमा भी कर सकता है। तो इसके बारे में जो है पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जनरली मेड फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज़ या कैपिटल रिसिप्ट या फीस एंड फाइन्स। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल रिसिप्ट से ही मतलब जो है ये बनते हैं। ठीक है, मतलब जो कैपिटल जो रिसिप्ट है उसी के आधार पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाएंगे तो कैपिटल रिसिप्ट जो आएगा, ठीक है, उसी के अनुसार जो है एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन है विच रूल्स गवर्न द एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, जो भी मतलब पैसों का आपस में एडजस्टमेंट होता है वो किस रूल्स के अगेंस्ट में मतलब किस रूल्स के अनुसार होता है वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो जो है एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स जो इसमें पूछा गया, जो भी अकाउंट्स का एडजस्टमेंट करते हैं किस रूल्स के अनुसार करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये GFR रूल्स जो है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, इसी के अकॉर्डिंग जो है किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल ट्रेजरी जो रूल्स होता है ये भी जो है ट्रेजरी मतलब जो ट्रेजरी का एक तरीके से हम बोल सकते हैं खजाना है। एक तरीके से ट्रेजरी मतलब कोषागार के लिए वैसे बोला जाता है या खजाने के लिए, जिसमें पैसा निकालने के लिए और पैसा मतलब उसकी रखरखाव की पूरी प्रक्रिया जो होती है पैसा वो ट्रेजरी रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, मतलब कैसे उसका रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किया जाएगा। ये है DFPR मैंने बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डेलीगेशन इसमें बताया गया है। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट अकाउंट रूल्स हैं ये बहुत सिंपल है। ये स्ट्रक्चर एक तरीके से बताते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंट्स को कैसे रखा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट इज़ द periodicity for re-audit in respect of central and state government for the past transaction involving errors in classification। मतलब वही ओल्ड वाले क्वेश्चन से जो हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखा है उसी से ये रिलेटेड है कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी अभी हमने देखा कि अकाउंट्स का एडजस्टमेंट हुआ, अगर उसमें कोई एरर्स पाई जाती है तो उस कंडीशन में उसका री-ऑडिट जो है उसके लिए टाइम पीरियड किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3 ईयर्स। ठीक है, जैसे एरर्स जब पाएगी तो उसके 3 ईयर्स के अंदर मतलब 3 साल के अंदर उसको री-ऑडिट कर लेना है। बाद में उसका री-ऑडिट नहीं होगा, सिर्फ 3 ईयर्स का ही टाइम उसे दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई एरर पाई गई है पुराने वाले अकाउंट्स में तो उस एरर को रेक्टिफाई किया जा सकता है विदिन 3 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद जो है उसे री-ऑडिट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ द क्रूशियल डेट फॉर क्लोजर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट अंडर GFR। जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट होता है तो उसका क्लोज़र कब होता है इसमें पूछा गया है। ठीक है, क्रूशियल डेट मतलब क्लोज़र के लिए, तो इसमें ऑप्शन जो है ये सेकंड वाला होगा। लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में अगर ये 10 अप्रैल आता है तो आप 10 अप्रैल लगा कर आएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले जो है 15 अप्रैल था लेकिन अभी जो है 10 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, तो 10 अप्रैल आप लगा के आएंगे कि 10 अप्रैल ऑप्शन में है, तो अगर ये नहीं है तो फिर 15 अप्रैल लगा कर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब बाकी जो क्वेश्चंस रह गए अभी और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। अभी ज़्यादा टाइम दोस्तों नहीं रह गया है, 2 या 3 दिन ही रह गए हैं, तो मैं स्पीड से ये सारी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सेकंड वीडियो में आपको जो है फिर 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे GFR के, और भी इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं वो आपके लिए अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, और बाकी जो है आप रिवीजन करते रहिएगा, आपने जितनी भी पढ़ाई की है। ठीक है, सब रिवीजन करते रहिएगा अच्छे तरीके से। अभी मैं एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा, ये वाला 20 क्वेश्चन वाला, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हैं वो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, बाकी आप रिवीजन करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस के अलावा जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करिए। बुक्स कोई हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो ही आप उसको फॉलो करें। नई बुक सब पढ़ने के लिए समय नहीं है तो आप उसको भी रिवीजन करिएगा। ठीक है, बाकी जो अभी और आगे क्वेश्चन रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी अपलोड करूँगा, फिर आप वो वाले वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।